हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसकी फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो सेकंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है फोर्थ यूनिट का वो है वेज पॉलिसी। वेज पॉलिसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं वेतन नीति। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वेजेस क्या होते हैं या वेज क्या होता है। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जब एम्प्लॉय वर्क करता है, अपनी सर्विसेज देता है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी उसे पे वेजेस मिलते हैं, कंपनी जो भी उसे सैलरी देती है उसे कहा जाता है वेजेस। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे वेज पॉलिसी मतलब ये जो सैलरी दी जाती है, वेज दिए जाते हैं, तो ये किस हिसाब से, मतलब इसकी क्या पॉलिसी है, इसे कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन से रूल्स का ध्यान रखा जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो वेज पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन नीति। ठीक है, तो जो वेज पॉलिसी है, वेज पॉलिसी क्या है, वेज को फिक्स करने की एक ऑर्गेनाइज्ड और फेयर पॉलिसी होती है या मेथड होती है, उसे कहा जाता है वेज पॉलिसी। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। A wage policy is a set of rules, principles and guidelines on the basis of which an organization or government decided how much salary wages will be given to the employee. It means यहाँ पर जो वेज पॉलिसी है, वेज पॉलिसी क्या है, एक सेट है। ठीक है, वेज पॉलिसी क्या है, एक सेट है। किस चीज़ का सेट है ये सेट है यहाँ पर रूल्स का, प्रिंसिपल्स का और गाइडलाइंस का एक सेट है। क्या, वेज पॉलिसी एक सेट है रूल्स का, प्रिंसिपल्स का और गाइडलाइंस का, जिसके बेस पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसके बेस पर जो वेज पॉलिसी है, इसी के बेस पर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, दोनों डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी या वेजेस देना है। हाउ मच सैलरी या वेजेस विल बी गिवन, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी या वेजेस देना है, ये किसके बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, वेज पॉलिसी के जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है और गाइडलाइन है, इनके बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड होता है। और वेज पॉलिसी मतलब जो वेजेस है वो कौन देता है, कौन डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी या वेजेस देना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक, ये थी इसकी डेफिनेशन। मतलब वेज पॉलिसी एक सेट है जिसमें क्या आता है, किस चीज़ का सेट है, ये रूल्स का और जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है, इनका एक सेट है, जिसके थ्रू या जिसके बेस पर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी या वेजेस देना है ये डिसाइड करते हैं। इसे कहा जाता है वेज पॉलिसी। ठीक, वेज पॉलिसी का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेज पॉलिसी इज इक्वल टू मेथड ऑफ फिक्सिंग वेजेस प्लस इट्स रूल्स प्लस इट्स ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स यहाँ पर जो मेथड ऑफ फिक्सिंग वेजेस है, मतलब वेजेस को फिक्स करने की मेथड, फिर उसके रूल्स और फिर इसके ऑब्जेक्टिव। मतलब वेज पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि वेज पॉलिसी में फेयरनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ऐसी वेज पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा सैलरी या वेजेस देने लग गए जिससे प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसी वेज पॉलिसी नहीं बनाई जाती। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वेज पॉलिसी बनेगी वो उसमें फेयरनेस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, साथ में ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है फेयर वेजेस, पेइंग फेयर वेजेस। मतलब जैसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसके स्किल, वर्क, हार्ड वर्क के बेसिस पर यहाँ पर फेयर वेजेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में दो एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं। ठीक, दो एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को अप्रॉक्सीमेटली सेम सैलरी या वेजेस भी देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, मतलब कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रही है और एक एम्प्लॉय को कम सैलरी दे रही है, ऐसा नहीं कर सकती। जब दो एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर फेयर वेजेस मिलना चाहिए। वेजेस पॉलिसी का ये उद्देश्य है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर सेकंड है हमारा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अब देखो, जब एम्प्लॉय मन लगा करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसे यहाँ पर जैसे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कंपनी भी कहती है कि जो एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा करेगा उसे इंसेंटिव दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा, वर्क भी फास्ट होगा। ठीक, फिर उसके बाद में है कॉस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर इतनी वेजेस या सैलरी देना चाहिए कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। ठीक,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसमें अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाए, या फिर जो एम्प्लॉय है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी दे दी जाए। तो अगर ऐसा करा जाए कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा दिए जाएंगे, जो एम्प्लॉय है उसको बहुत ज़्यादा सैलरी देने लग जाए, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करके ही जो कंपनी में मतलब कहना चाहिए वेजेस है उसमें बैलेंस बना के रखने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ऑर्गेनाइजेशन में वो ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी ना बढ़ाई जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ही ना हो, इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो वेज पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉय मतलब जितनी सैलरी में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो उतनी उसको सैलरी देनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद में क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल पीस। अब यहाँ पर जैसे जो सैलरी है, सैलरी में ट्रांसपेरेंटली मतलब जो सैलरी है सैलरी को ट्रांसपेरेंटली सेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय नाराज़ भी नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में मतलब जो मतलब एम्प्लॉय आपस में यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, जो यहाँ का एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर के साथ में फाइट नहीं होगी। तो यहाँ पर जब सैलरी में ट्रांसपेरेंटली रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट होगी। ठीक, उसके बाद में है फिक्सिंग वेजेस कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड। मतलब यहाँ पर देखो जब महंगाई बढ़ती है तो जब जैसे जैसे मतलब महंगाई बढ़ेगी तो टाइम टू टाइम कंपनी को भी सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहिए। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डियरनेस अलायंस भी बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की एक्चुअल अर्निंग रहती है ना वो कम मतलब एक्चुअल अर्निंग यहाँ पर कम नहीं होती है। डियरनेस अलायंस में क्या होता है, देखो जो डियरनेस अलायंस है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है हमारा मेडिकल फैसिलिटी जो मतलब एम्प्लॉय को मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद में है हाउस रेंट अलायंस मिलता है, फिर उसके बाद में ट्रैवल अलायंस मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो डियरनेस अलायंस किसे कहते हैं, जब एम्प्लॉय को कंपनी यहाँ पर हाउस रेंट अलायंस देती है, ट्रैवल अलायंस देती है, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो ये जो मतलब अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी एम्प्लॉय के, उसके लिए जब कंपनी अलग से यहाँ पर खर्चा दे देती है तो उनकी जो सैलरी रहती है सैलरी से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जैसे महंगाई बढ़ती है तो कंपनी भी यहाँ पर क्या काम करती है, डियरनेस अलायंस को बढ़ा देती है, जिससे एम्प्लॉय की जो एक्चुअल अर्निंग मतलब जो उसकी सैलरी रहती है वो भी यहाँ पर कम नहीं होती है, उससे भी ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। अब यहाँ पर देखो एम्प्लॉय को जब अच्छी सैलरी मिलेगी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी ही कंपनी में, जब एक एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा क्या, नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छे एम्प्लॉय को, स्किल्ड एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए, अट्रैक्ट करके रखने के लिए यहाँ पर एक एम्प्लॉय को अच्छा पे वेजेस या सैलरी देना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद में है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिले, उसको परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, टारगेट पूरे करने पर उसे यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, अपने उसको मतलब उसके अंदर वर्क को लेकर के डेडिकेशन आ जाता है, वर्क फास्ट करता है, स्मूथली भी होता है वर्क और उसमें क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। मतलब जो वेज पॉलिसी थी, वेज पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे कि जो मतलब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए, वेजेस दिए जाए, वो फेयर होने चाहिए, एम्प्लॉय मोटिवेट हो सके इतना उसे पे वेजेस मिलना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल हो सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी हो और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो, इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से मतलब बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए बहुत कम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, इतना भी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना है। इतना कॉस्ट को कंट्रोल करना है कि एम्प्लॉय और उनकी सैलरी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट सारी चीज़ों में बैलेंस बना रहे। फिर उसके बाद में है इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, जब एक एम्प्लॉय को अच्छी पे वेजेस सैलरी मिलती है तब। फिर उसके बाद में जैसे इन्फ्लेक्शन बढ़ता है तो यहाँ पर डियरनेस अलायंस बढ़ा दिए जाते हैं एम्प्लॉय के, जिससे उनकी एक्चुअल अर्निंग कम नहीं होती है। फिर एक अच्छी सैलरी पे वेजेस मिलने से जो एक मतलब कहना चाहिए अच्छा एम्प्लॉय रहता है, स्किल्ड एम्प्लॉय रहता है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट और रिटेन करने में हेल्प होती है। फिर अगर वर्क जैसे मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर अच्छे से वर्क करेगा वो उसे फेयर वेजेस मिलेगा, मोटिवेट होगा, यहाँ पर उनकी
मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी, इन्फ्लेक्शन में डियरेंस अलायंस दिए जाएंगे, उन्हें अच्छी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दी जाएगी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो अच्छा वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक अच्छा वर्क करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेज पॉलिसी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।